बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन पीएमसी नेशनल एमडीकेट 2022 बायोलॉजी प्रिपरेशन सीरीज के सिलसिले का आज लेक्चर नंबर 12 हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज के इस लेक्चर में एंजाइम का यूनिट हम शुरू करेंगे। एंजाइम के हवाले से जो पीएमसी ने अपने सिलेबस के अंदर टॉपिक्स इंक्लूड किए हुए हैं, तो उन टॉपिक्स में आप देखिए इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन और एंजाइम इनहिबिशन। यानी इसमें सिवाय एक टॉपिक के जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम है, जो केपीके और बलोचिस्तान और फेडरल की बुक्स के अंदर एक टॉपिक दिया हुआ है क्लासिफिकेशन का, वो नहीं है और बाकी सारा चैप्टर ऑलमोस्ट हमने कवर करना है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हैं जो पीएमसी ने इस सिलेबस के अंदर इंक्लूड किए हुए हैं। अच्छा, तो अभी जो इस आज के लेक्चर के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे जिनको हमने आज के इस लेक्चर में कवर करना है, उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ एंजाइम के हवाले से हम बात करेंगे और इसके साथ साथ जो एंजाइम की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनसे एंजाइम के बिहेवियर के बारे में हमें पता चलता है, और बहुत सारे क्वेश्चन एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस कर रहे होते हैं कि कौन सी बात एंजाइम के लिए दुरुस्त है, कौन सी बात गलत है। तो इस हवाले से इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम रिव्यू करेंगे और फिर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम और इसके साथ साथ एंजाइम और एक्टिवेशन एनर्जी की जो रिलेशनशिप है उसको भी हाईलाइट किया जाएगा। इसके बाद फिर आखिर में हम मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को भी इंशाल्लाह आज के लेक्चर में कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आज का ये जो लेक्चर, इसमें सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एंजाइम। एंजाइम की डेफिनेशन से आप लोग सब यकीनन वाकिफ हैं। एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहलाते हैं या फिर द मॉलिक्यूल्स दैट स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। तो अगर इन दोनों में से आपसे पूछा जाए कि विच वन इज द मोर एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ द एंजाइम, तो एक्चुअली बोथ ऑफ देम आर एक्यूरेट। यानी दोनों में हम यूं इस तरह से प्रेफर नहीं कर सकते कि कौन सी टर्म ज्यादा एक्यूरेट है, बिकॉज आपको बज़ाहिर ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट ये वर्ड बहुत ही छोटा सा लग रहा है, बहुत ही महदूद सी टर्म लग रही है, लेकिन इसके अंदर ये सारा मीनिंग छुपा हुआ है जो कि यहां पर खोल के बयान किया गया। क्योंकि कैटलिस्ट कोई भी ऐसा एजेंट होता है, कोई ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन को स्पीड अप करता है लेकिन खुद रिएक्शन के अंदर कंज्यूम नहीं होता। तो एंजाइम भी कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन ये कैसे कैटलिस्ट हैं? ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं क्योंकि ये बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, इस वजह से इनको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहा जाता है। तो एंजाइम के बगैर रिएक्शंस पॉसिबल होते हैं, ये बात जहन में रखिएगा। रिएक्शंस आर पॉसिबल विदाउट एंजाइम, बट बगैर एंजाइम के जो रिएक्शंस परफॉर्म होंगे वो इतने स्लो स्पीड के ऊपर परफॉर्म होते हैं कि दे हैव नो सिग्निफिकेंस फॉर लाइफ। एंजाइम के बगैर रिएक्शंस पॉसिबल हैं क्योंकि रिएक्शंस जाहिर है कि इंडस्ट्री के अंदर भी तो होते हैं, लिविंग बॉडी से बाहर भी तो होते हैं, वहां तो कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है। तो इसका मतलब है कि एंजाइम्स के बगैर रिएक्शंस पॉसिबल हैं। लेकिन और इवन बायोकेमिकल रिएक्शंस भी पॉसिबल हैं, लेकिन वो रिएक्शन इतनी स्लो स्पीड पे परफॉर्म होंगे बगैर एंजाइम के कि उनकी लाइफ के लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगी। लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि एंजाइम के बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, विदाउट एंजाइम रिएक्शंस आर पॉसिबल, ठीक है, लाइफ इज इम्पॉसिबल, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस आर इम्पॉसिबल। तो इसमें देखिए विदाउट एंजाइम हम क्या कहें कि रिएक्शन, ये सॉरी पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है, रिएक्शंस आर इम्पॉसिबल, लाइफ इज इम्पॉसिबल, इंडस्ट्रियल रिएक्शंस आर इम्पॉसिबल, या ऑल ऑफ देम। तो हम क्या पिक करें यहां पर? बगैर एंजाइम के क्या रिएक्शंस? अभी हमने डिस्कस किया कि रिएक्शंस तो पॉसिबल हैं, ठीक है, इम्पॉसिबल ये नहीं हो सकते, ठीक है। लाइफ इज इम्पॉसिबल क्योंकि वो रिएक्शन इतने स्लो स्पीड पे परफॉर्म होंगे कि उनकी लाइफ के लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगी। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि लाइफ इज इम्पॉसिबल। जबकि इंडस्ट्रियल रिएक्शंस वो इम्पॉसिबल क्यों होंगे भाई? वो तो बगैर एंजाइम के परफॉर्म हो सकते हैं, तो वो पॉसिबल हैं, इस वजह से ये भी पॉसिबल नहीं आंसर, तो ऑल ऑफ देम भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर यहां पर लाइफ इज इम्पॉसिबल।
अच्छा, तो एंजाइम के हवाले से अगर मजीद इसके बिहेवियर के हवाले से बात की जाए तो आप देखिए एंजाइम का भी रोल जो आपने ऑब्जर्व किया उस हवाले से कि एंजाइम हैज द एबिलिटी टू इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन या स्लो डाउन द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन या मेंटेन्स द रेट ऑफ रिएक्शन या स्टार्ट द रिएक्शन। तो इसमें देखो बिल्कुल इसमें बगैर किसी डाउट के ए को हम पिक कर सकते हैं, क्योंकि एंजाइम हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। वो मेंटेन या स्टार्ट करना या फिर ये डिक्रीज करना ये उनका काम नहीं है। एंजाइम हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए इन्वॉल्व होते हैं जी। तो एंजाइम पहली बार एंजाइम को रिपोर्ट किया था पेन एंड परसोज ने पहली बार बार्ले सीड्स को ग्राइंड किया और उसके बाद फिर उसका जो क्रूड मिक्सचर उन्होंने बनाया। तो उस क्रूड मिक्सचर को जब टेस्ट किया स्टार्च के ऊपर तो दे हैव ऑब्जर्व दैट क्रूड मिक्सचर डाइजेस्ट द स्टार्च। तो इन्होंने अंदाजा लगाया कि देयर इज समथिंग प्रेजेंट इन द बार्ले सीड विच हैज कैपेसिटी टू डाइजेस्ट द स्टार्च। तो उस वक्त इन लोगों ने उसको नाम दिया, उस सब्सटेंस को नाम दिया डायस्टेज, कि वो सब्सटेंस जो इस क्रूड मिक्सचर ऑफ द बार्ले सीड के अंदर मौजूद था दैट इज एक्चुअली डायस्टेज दैट हैज एबिलिटी टू डाइजेस्ट द स्टार्च। सो लेटर ऑन वो पर्टिकुलर सब्सटेंस आइसोलेट हुआ बार्ले सीड के अंदर, वाकई वो एक ऐसा सब्सटेंस था एंड लेटर ऑन दैट सब्सटेंस वाज रीनेम्ड एज अमाइलेज। तो ये जो डायस्टेज है दिस इज एक्चुअली द ओल्ड नेम ऑफ अमाइलेज। तो अमाइलेज और डायस्टेज ये एक ही बात है, ठीक है। ये जो मॉडर्न नेम है इसको अमाइलेज कहा जाता है। तो पहली बार जब ये रिपोर्ट किया था तो डायस्टेज के नाम से रिपोर्ट किया था। तो अक्सर यहाँ पर डिस्कवरी के हवाले से एमसीक्यू पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंजाइम विच वाज डिस्कवर्ड। तो उसमें अगर तो अमाइलेज ऑप्शन हो डायस्टेज ना हो फिर तो अमाइलेज को पिक करें, लेकिन दोनों अगर गिवन और बोथ ऑफ देम वाला ऑप्शन भी नहीं है तो फिर आप डायस्टेज को प्रेफर करें, ठीक है, ओवर द अमाइलेज, क्योंकि ये अर्लियर नेम है। अच्छा, उसके बाद आप देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम की इनकी वर्किंग को समझने के लिए इसकी जो मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स उनको एनालाइज करना होगा ताकि हमें एंजाइम का बिहेवियर समझ में आ सके। जी अभी क्या सवाल है बेटे? सर मुझे ना दोबारा एक दफा ये बता दें कि डिस्कवर कैसे हुए थे एंजाइम बेटे ये एक इनका डिस्कवरी के हवाले से इनका वो मेथड बताया हुआ है कि इन्होंने बार्ले सीड्स को ग्राइंड किया, उसका एक क्रूड मिक्सचर तैयार किया, उसका एक सॉल्यूशन बनाया और उसको स्टार्च के ऊपर टेस्ट करके ऑब्जर्व किया। तो इस तरह से इन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो जो क्रूड मिक्सचर था वो स्टार्च को डाइजेस्ट करने की सलाहियत रखता था। तो इन्होंने क्लेम किया कि वो जो क्रूड मिक्सचर था उसके अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस मौजूद है जो स्टार्च डाइजेस्टिंग एबिलिटी रखता है। तो वो क्रूड मिक्सचर के अंदर वो सब्सटेंस क्या है, तो इन्होंने उस फर्जी सब्सटेंस को, इन्होंने आइसोलेट नहीं किया था उसको, उन्होंने उस फर्जी सब्सटेंस को नाम दिया उस वक्त डायस्टेज। फिर बाद में ये इंकशाफ हुआ कि वाकई उसके अंदर वो पर्टिकुलर एंजाइम मौजूद था जो कि ये डाइजेस्ट करने की एबिलिटी रखता था और वो जो सब्सटेंस है उसको बाद में फिर रीनेम कर दिया गया एज अमाइलेज, ठीक है। ये डिस्कवरी के हवाले से बात बताइए आपको। अच्छा, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम में सबसे पहले हम फंक्शन के लिहाज से कैरेक्टराइज करेंगे एंजाइम को, और वो डेफिनेशन के अंदर ही आपको बता दिया गया कि एंजाइम इंक्रीज द स्पीड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन बाय 10⁻⁶ to 14 times faster than the rate of uncatalyzed reaction। आप अंदाजा कीजिए कि एक रिएक्शन जो बगैर एंजाइम के परफॉर्म हो उसकी पेस कितनी स्लो होगी, और एक रिएक्शन जो एंजाइम की मौजूदगी में परफॉर्म उसकी पेस कितनी ज्यादा हो सकती है। सो इट हैज एबिलिटी टू इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। एंजाइम ओनली स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, दे डू नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दैट इज इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन उसके ऊपर ये इफेक्ट नहीं करता। इसने चाहे वो फॉरवर्ड रिएक्शन हो या बैकवर्ड रिएक्शन हो, रिवर्स रिएक्शन हो, इसने रिएक्शन के रेट को स्पीड अप करना होता है। अच्छा, केमिकल नेचर का जहां तक ताल्लुक है तो एंजाइम की केमिकल नेचर
डेमोन्स्ट्रेट की जाती है कि ये ऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं, हालांकि जो इंडस्ट्रीज के अंदर कैटलिस्ट यूज होते हैं वो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं। तो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट ये टाइटल इसके लिए मुंतखब किया जाता है बिकॉज ऑफ केमिकल नेचर, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। और इनकी क्वांटिटी कितनी चाहिए होती है भाई, कितना एंजाइम अगर आप डालेंगे तो रिएक्शन प्रोसीड होगा, तो एक्चुअली बहुत कम क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड। why there is very small quantity of enzyme is required? Because they are used again and again, therefore very small amount of enzyme are sufficient to catalyze huge amount of substrate। अच्छा, तो उसके बाद फिर देखो एक और कैरेक्टरिस्टिक है इसकी सेंसिटिविटी। एंजाइम बहुत ही सेंसिटिव मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनको काम करने के लिए स्पेसिफिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, और उस एनवायरनमेंट के अंदर जब भी कोई चेंजिंग आएगी तो एंजाइम नाराज हो जाएंगे। मसलन कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं, उसमें देखिए पीएच के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, टेम्परेचर के लिए, और इनकी अपनी कंसंट्रेशन भी इनकी एक्टिविटी पे असरअंदाज होती है, और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी इनकी एक्टिविटी पे असरअंदाज होती है। तो इन फैक्टर्स को हम आगे चलकर डिटेल से कवर भी करेंगे। तो एंजाइम्स आर एक्चुअली वेरी मच सेंसिटिव मॉलिक्यूल्स। अच्छा जी, मिसबाह क्या कहती हैं आप? सर जो सेकंड पॉइंट था कि एंजाइम डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम स्टेट, तो सर हम उसको सिंपली ये कह सकते हैं कि एंजाइम डायरेक्शन को अफेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये भी कहा जा सकता है। एंजाइम्स रेट को तो जी जी बिल्कुल तो अफेक्ट करते हैं ना सर? नहीं, डायरेक्शन को ओके यानी फॉरवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन, वो जैसा भी रिएक्शन उसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व है उसने उस रिएक्शन को प्रोसीड करना है। ये एंजाइम ने डिसाइड नहीं करना कि ये रिएक्शन ज़्यादा फॉरवर्ड हो और कम बैकवर्ड हो, तो इक्विलिब्रियम को ये अफेक्ट नहीं करता। इसका काम जस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करना होता है। ठीक। अच्छा, स्पेसिफिसिटी यानी कि सर उसका डायरेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा देखो, स्पेसिफिसिटी अब क्या होती है? ठीक है। एंजाइम की स्पेसिफिसिटी से मुराद ये है कि एंजाइम आर वेरी मच स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, हाईली स्पेसिफिक। मिसाल के तौर पर सुक्रेज एंजाइम है दैट कैन ओनली डाइजेस्ट द सुक्रोज। इसके अलावा कोई और डाइसेक्राइड के ऊपर आप सुक्रेज डालें तो ये खामोश रहेगा, उसको नहीं छिड़ेगा। तो ये बहुत स्पेसिफिक है, बहुत वफादार है, ठीक है, अपने पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को ही ये डाइजेस्ट करेगा। लेकिन कुछ थोड़े से ऐसे भी होते हैं कि वो स्लाइटली लेस स्पेसिफिक होते हैं कि जो मिलते जुलते सबस्ट्रेट उनको मिल जाएं उनको भी ठिकाने लगा देते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे आपने एक नाम पढ़ा होगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज आप जानते हैं ये कहाँ पाया जाता है? ये ब्लड प्लाज्मा में मौजूद होता है या आरबीसी में मौजूद होता है? ये दोनों में मौजूद होता है। आप जानते हैं इसको? आपने रेस्पिरेशन में आई थिंक ये पढ़ा है जी। ये आरबीसी के अंदर पाया जाता है, प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल। कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये वही है जो आरबीसी के अंदर मौजूद है। और आप इसकी हरकत देखिए कि ये O2 को ऐड करता है हीमोग्लोबिन में, उसको बना देता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी इधर हीमोग्लोबिन को भी खुश कर दिया ऑक्सीजन देकर। और ये कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन भी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को मिला के कार्बोनिक एसिड बनाता है। और फिर कार्बोनिक एसिड को ये तोड़ता भी है बाइकार्बोनेट आयंस और H+ आयंस में। तो आप देखिए कि एक ही एंजाइम है जो इतने सारे सबस्ट्रेट्स को मुंह दे रहा है। तो आपने देखा कि इसकी जो स्पेसिसिटी है ये सुक्रेज के मुकाबले में ज़्यादा है या कम है? ये उतनी ही स्पेसिसिटी है इसकी सुक्रेज के मुकाबले में। कम है या ज़्यादा है? क्या कहना चाहिए? शाबाश, कम है सर। कम है बिल्कुल कम है सर, कम है जी। मिसबा बेटे क्या कहना चाह रही थी आप? सर कुछ नहीं, जवाब देना चाह रही थी अच्छा, लेकिन हाथ गलती से उठ गया। ओके ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, तो उसके बाद आप देखिए कि स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम इज ड्यू टू, ये जो स्पेसिफिसिटी का जिक्र हमने किया है असल में ये एंजाइम की किस प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड कर रही है? तो स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम इज ड्यू टू देयर हाई मॉलिक्यूलर वेट, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या पीएच सेंसिटिविटी, या सरफेस कॉन्फ़िगरेशन। असल में अभी हमने स्ट्रक्चर, हाँ जी बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा ये समझा रहा हूँ ताकि बाकी जो बच्चे जिनको ये क्लियर नहीं है तो वो उनको मैं बता दूं कि अभी हम आगे स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको इस बात का सही आइडिया होगा कि ये जो डेल्टा यानी
देयर सरफेस कन्फिग्रेशन, ये कैसे उसकी स्पेसिटी को डिटरमिन कर रहा है, ये भी मैं आगे स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता हूँ, वहाँ पर फिर इस पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर आंसर बनेगा सरफेस कन्फिग्रेशन। इससे मतलब है कि उसकी जो सरफेस की आउटलाइन है वो दरअसल स्पेसिटी को डिटरमिन करती है। अच्छा, तो which one of the following enzyme shows greater substrate specificity? अभी जैसे जिक्र हो रहा था, तो लाइपेज ये ज्यादा स्पेसिफिक है या न्यूक्लियस मोर स्पेसिफिक है या सुक्रेज या ट्रिप्सिन? चार के अंदर मुकाबला है, तो बताओ कौन ज्यादा स्पेसिफिक है? सर चार्ली। चार्ली। सर चार्ली होगा। आपका ख्याल है कि सुक्रेज होना चाहिए, तो वो कैसे होगा उसको जस्टिफाई करते हैं। देखिए लाइपेज जो होता है ये एक जनरल एंजाइम है जो ओवरऑल लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है, किसी खास लिपिड को नहीं। न्यूक्लियस भी डीएनएज और आरएनएज दो किस्म के होंगे, यानी आरएनए को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, ये डीएनए को भी। ट्रिप्सिन भी प्रोटीएज है जो ओवरऑल प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, बट सुक्रेज मैंने जैसे अभी बताया था ये बहुत ही वफादार है, ये हमेशा सुक्रोज के साथ इंटरेक्ट करता है, बाकी किसी सबस्ट्रेट के साथ ये इंटरेक्ट नहीं करता, इस वजह से सुक्रेज इज द राइट आंसर। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम की बात हो रही है, हम भूले नहीं अपने टॉपिक को, वापस आते हैं, थोड़े से रिलेटेड एमसीक्यूज हमने सॉल्व किए हैं। देखो वर्किंग एनवायरनमेंट एंजाइम का कैसा होगा, एंजाइम किस जगह पे काम करते हैं? तो एंजाइम्स कैन वर्क इन वीवो, यानी लिविंग सेल्स के अंदर भी काम करते हैं, एंड दे आर आल्सो एक्टिव इन विट्रो, यानी किसी ग्लासवेयर में अगर एंजाइम को इस्तेमाल किया जाए तो यू कैन आल्सो परफॉर्म द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। जैसे आपने लैब्स के अंदर पेप्सिन एंजाइम की एक्टिविटी चेक की होगी, उसके ऊपर टेम्परेचर और पीएच का इफेक्ट आपने लैब के अंदर स्टडी किया होगा, तो दे कैन इक्वली वर्क इन द लैब प्रोवाइडेड दैट द कंडीशंस आर सुटेबल। ओके, अच्छा, इसके अलावा देखो एंजाइम को बाज़-औक़ात एक साथी की भी ज़रूरत पड़ती है, एंजाइम हमेशा अकेला ही नहीं लगा रहता, तो वो साथी इसका कौन है? वो है कोफैक्टर। और ये कोफैक्टर ये प्रोटीन इन नेचर नहीं है, इसकी जो नेचर है वो प्रोटीन हरगिज नहीं होगी, ऑर्गेनिक हो सकता है, इनऑर्गेनिक हो सकता है, ये भी हम आगे वजाहत करेंगे इसकी, लेकिन ये प्रोटीन इन नेचर नहीं होगा। तो कोफैक्टर इज नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम, और कुछ एंजाइम्स को कोफैक्टर रिक्वायर्ड होता है अपनी प्रॉपर एक्टिविटी के लिए। इफ द कोफैक्टर इज नॉट प्रोवाइडेड टू सच एंजाइम दे विल रिमेन इनएक्टिव, वो हरकत ही नहीं करते। उसकी वजह यह है कि बाज एंजाइम की ये जो एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट असल में वो जगह है जहां पर सबस्ट्रेट ने फिट होना होता है, जिसने प्रोडक्ट बनना है ना, जिस रिएक्टर ने, उसको कहते हैं सबस्ट्रेट। तो वो सबस्ट्रेट एक्टिव साइट एक खास जगह है एंजाइम के ऊपर जहां पर उसने आकर बाइंड करना है। तो बाज़-औक़ात ये जो सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट इनके दरमियान गैप होता है और वो सबस्ट्रेट अपनी एक्टिव साइट पे प्रॉपरली फिट नहीं हो रहा होता। सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस दैट गैप, इन ऑर्डर टू बिकम ब्रिज बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम, a non-protein part is required known as cofactor. When the cofactor is attached with the enzyme, तो उसकी जो एक्टिव साइट की शेप है वो सबस्ट्रेट की शेप के साथ कंपैटिबल हो जाती है, एंड सबस्ट्रेट कैन इजीली बाइंड ऑन द एक्टिव साइट, और इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड होता है। और ऐसे एंजाइम जिनको ये कोफैक्टर चाहिए, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि हर एंजाइम कोफैक्टर रिक्वायर्ड नहीं करता, ये वही रिक्वायर करेगा जिसकी एक्टिव साइट कंपैटिबल नहीं होगी। जिसकी एक्टिव साइट ऑलरेडी कंपैटिबल है वो तो सबस्ट्रेट को बड़े आसानी से कैच करेगी और कन्वर्ट कर देगी प्रोडक्ट में। तो जिन एंजाइम्स को ये कोफैक्टर रिक्वायर्ड है और उनको ये ना मिले, तो विदाउट दैट कोफैक्टर द एंजाइम रिमेन इनएक्टिव, एंड सच एन इनएक्टिव एंजाइम इज नोन एज एपोएंजाइम। और जब उसको उसका कोफैक्टर मिल गया एंड इट बिकम्स कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम, देन इट इज नोन एज हॉलो एंजाइम। तब उसको क्या कहा जाएगा? हॉलो एंजाइम कहा जाएगा। ठीक है भाई, तो ये एपो एंजाइम और हॉलो एंजाइम का कॉन्सेप्ट भी आपने याद रखना है, अक्सर एमसीक्यूज में ये वाली बात पूछी जाती है। यहां पर मैं आपको एक और बात भी बताता चलो कि देखो ये जो एपो एंजाइम है ना, इसका असल कॉन्सेप्ट क्या है? एपो एंजाइम दरअसल एक इनएक्टिव एंजाइम को कहते हैं। ये तो इत्तेफाक की बात है कि यहां पर कोफैक्टर का जिक्र आ गया तो हमने कहा कि बगैर कोफैक्टर के वो इनएक्टिव है, ठीक है, तो ये एपो एंजाइम है। लेकिन असल में एक इनएक्टिव एंजाइम एपो एंजाइम है। मसलन जैसे कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली प्रोटीन होते हैं, दे डोंट नीड एनी कोफैक्टर, तो वो एंजाइम भी एपो एंजाइम होते हैं कभी कभार, यानी किसी स्टेट में वो एपो एंजाइम होते हैं और किसी स्टेट में वो एक्टिव होते हैं। मिसाल के तौर पर आप ले लीजिए पेप्सिन की एग्जांपल।
आपको पता है पेप्सिन ये सिक्रीट होता है हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड से, स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वहां से ये सिक्रीट होता है और उस वक्त इसकी शक्ल होती है पेप्सिनोजेन। ये कोई जिन नहीं होता, पेप्सिनोजेन वैसे इसका नाम है। पेप्सिनोजेन, दिस इज एक्चुअली एन इनएक्टिव स्टेट ऑफ द एंजाइम, ये इनएक्टिव है। और याद रखो कि पेप्सिनोजेन एक कंप्लीट प्रोटीन एंजाइम है, ये किसी नॉन प्रोटीन पार्ट को लिफ्ट नहीं कराता, इसको किसी नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत नहीं, कोफैक्टर की जरूरत नहीं है, बट ये इनएक्टिव होगा। बट व्हेन इट इज एक्सपोज्ड इन एसिडिक पीएच, जब इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक पीएच मिलती है, तकरीबन 2.0 पीएच इसको मिलती है, तो ऐसी सूरत में दिस पेप्सिनोजेन बिकम्स पेप्सिन, और ये जो पेप्सिन है ये इसकी हाईली एक्टिव स्टेट है, दिस इज इट्स एक्टिव स्टेट, एक्टिव। तो ये देखो पेप्सिनोजेन भी कंप्लीट प्रोटीन था, पेप्सिन भी कंप्लीट प्रोटीन है, लेकिन अब ये पेप्सिन की फॉर्म में जब एसिडिक पीएच में एक्सपोज हुआ तो ये एक्टिव हो गया है, सही है। तो ये जो एक्टिव स्टेट है ये दरअसल इसकी हॉलो एंजाइम स्टेट है, इसको आप कहेंगे हॉलो एंजाइम, और जबकि ये इनएक्टिव स्टेट इसको आप कहेंगे एपो एंजाइम स्टेट। तो आपने मुलाहिजा किया यहाँ पर जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, देखो हमने यहाँ पर एपो एंजाइम को क्या डिफाइन किया कि एन एंजाइम विदाउट इट्स कोफैक्टर इज कॉल्ड एपो एंजाइम, बिल्कुल बात दुरुस्त है। एन एंजाइम अलोंग विद इट्स कोफैक्टर इज कॉल्ड होलो एंजाइम, ये वाली बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन एन एंजाइम विच इज कैटालिटिकली इनएक्टिव, अब यहाँ कोफैक्टर की बात नहीं की, जो कैटालिटिकली इनएक्टिव एंजाइम है उसको क्या कहना चाहिए, एपो एंजाइम या होलो एंजाइम, तो उसे एपो एंजाइम कहा जाएगा, सही है। और जो कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम है उसे क्या कहना चाहिए, होलो एंजाइम। अच्छा, अब यहां पर अगर ये दोनों में कंपैरिजन आ जाए, मिसाल के तौर पर जैसे मैं पूछता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट अबाउट एपो एंजाइम, जरा मुलाहिजा कीजिएगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट अबाउट एपो एंजाइम। एक ऑप्शन दिया है आपको कि एन एंजाइम विदाउट इट्स कोफैक्टर, और दूसरा ऑप्शन दिया है कैटालिटिकली इनएक्टिव एंजाइम। तो ज्यादा एप्रोप्रिएट कौन सा होगा एपो एंजाइम का कॉन्सेप्ट, कैटालिटिकली इनएक्टिव या एंजाइम विदाउट इट्स कोफैक्टर, इनएक्टिव। बस यही बात आपको मैं समझाना चाह रहा था, वेल डन, ठीक है। कैटालिटिकली इनएक्टिव एंजाइम, ये वाला जो आइडिया होगा ये ज्यादा प्रेफरेबल होगा ओवर दैट एंजाइम विदाउट इट्स कोफैक्टर, क्योंकि ये वाली जो डेफिनेशन होगी ये किसी खास कंडीशन पर अप्लाई हो रही है, जनरल नहीं है। जबकि ये वाली जो डेफिनेशन आपको बताइए कि कैटालिटिकली इनएक्टिव, ये ज्यादा जनरल डेफिनेशन है, ओके। तो इसी तरह से ये होलो एंजाइम का भी आइडिया है कि एंजाइम अलॉन्ग विद कोफैक्टर या कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम, तो ये एक्टिव वाली स्टेट को प्रेफर किया जाएगा जब भी कंपैरिजन आ जाए, अदरवाइज ये बातें दोनों दुरुस्त हैं। बहरहाल ये तो नीड ऑफ कोफैक्टर के हवाले से बात हो रही थी हमारी, तो ये बीच में दूसरा पॉइंट भी पीछे छुप गया। अच्छा, उसके बाद अब आगे देखिए, द डिफरेंस बिटवीन पेप्सिन एंड पेप्सिनोजेन इज, अभी आपने नोट किया कि क्या डिफरेंस है, पेप्सिन इज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम एंड पेप्सिनोजेन इज पेप्टिडोग्लाइकन। नहीं भाई, पेप्टिडोग्लाइकन तो और ही चीज है कुछ। पेप्सिन इज सिंगुलर एंड पेप्सिनोजेन इज प्लूरल। नो, हो सकता है कुछ बच्चे जिन्होंने ये गौर से ना पढ़ा हो तो वो कहें हाँ ये पेप्सिन सिंगुलर है और ये पेप्सिनोजेन थोड़ा बड़ा हो गया तो ये प्लूरल हो जाएगा। तो पेप्सिन इज एक्टिव, हाँ जी चार्ली, और पेप्सिनोजेन इज इनएक्टिव। यस, दिस इज द राइट आंसर। बोथ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम बट आर प्रोड्यूस एट डिफरेंट प्लेसेस। नो, ये भी गलत है, ठीक है। तो ये सी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। हाँ जी, उसके बाद एन एक्टिवेटेड एंजाइम लाइक पेप्सिन इज अ कोएंजाइम या होलो एंजाइम या एपो या एक्टिवेटर। होलो एंजाइम, बिल्कुल जी बेटा। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट आप बात कर रहे थे यहाँ पर कि कोफैक्टर की जरूरत पड़ती है, लेकिन व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ द कोफैक्टर। तो कोफैक्टर के मुतालिक एक तो ये बताया कि नॉन प्रोटीन है ना, तो दूसरा इसमें ये याद रखो कि ये इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अब देखो ये जो इनऑर्गेनिक नेचर के कोफैक्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं। इनऑर्गेनिक नेचर के जो कोफैक्टर्स हैं इनकी प्रॉपर्टी ये है कि ये डिटैचेबल कोफैक्टर्स हैं, यानी एंजाइम के साथ ये रिएक्ट करेंगे एट द टाइम ऑफ रिएक्शन, और जैसे रिएक्शन कंप्लीट होगा तो बस छोड़ जाएंगे उसको, ये ज्यादा देर तक उसके साथ जुड़े नहीं रहते, इस वजह से इनको कहते हैं डिटैचेबल।
सच कोफैक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड एक्टिवेटर्स, इनके लिए टर्म एक्टिवेटर भी यूज की जाती है। इनऑर्गेनिक होंगे, ये डिटैचेबल होंगे, दे अटैच विद एंजाइम ओनली एट द टाइम ऑफ रिएक्शन एंड आफ्टर कंप्लीशन दे आर रिमूव्ड। ठीक है, तो ये एक्टिवेटर्स भी कहलाते हैं। इनकी एग्जांपल्स क्या होंगी, ये डिफरेंट टाइप के जो मेटालिक आयंस हैं, दीज आर एक्चुअली इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, दे वर्क अलोंग विद प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम। जैसे मिसाल के तौर पर यहां पर एक एंजाइम आपके सामने हेक्सोकाइनेज, क्या आप जानते हैं इस एंजाइम को, ये कहां पर इन्वॉल्व होता है? आपको ये रिएक्शन देखकर भी याद आना चाहिए, ग्लूकोज प्लस एटीपी और बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और बेचारा एटीपी एडीपी में चेंज हो गया। याद करो ये रिएक्शन कहां हुआ है? चले मैं आपको ऑप्शन देता हूं, ये बताइए क्रेब्स साइकिल में हुआ है, ये ग्लाइकोलाइसिस में हुआ है, केल्विन साइकिल में हुआ है, कहां हुआ है ये ग्लाइकोलाइसिस का पहला रिएक्शन है। और इसके अंदर जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है हेक्सोकाइनेज, इट नीड्स मैग्नीशियम आयंस। मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन ड्रॉप होने पर ये हेक्सोकाइनेज इनएक्टिव हो जाएगा और ये इस रिएक्शन को प्रोसीड नहीं करेगा। सो व्हाट इज द रोल ऑफ मैग्नीशियम आयन इन दिस रिएक्शन? एज एंजाइम, एज सबस्ट्रेट, एज कोएंजाइम, एज कोफैक्टर, क्या है? एज अ कोफैक्टर। और ये किस तरह का कोफैक्टर है? एक्टिवेटर, एक इनऑर्गेनिक टाइप का कोफैक्टर है। ओके जी बिल्कुल। तो यहां पर मजीद इसके हवाले से बात हो सकती है कि इस रिएक्शन में ये जो मैग्नीशियम आयंस है, ये क्या हेक्सोकाइनेज का परमानेंट पार्ट है या इट इज लूजली अटैच्ड विद इन हेक्सोकाइनेज ड्यूरिंग द रिएक्शन? लूजली अटैच्ड। तो ये सारी बातें इससे आपने खुद कंक्लूड करनी है। गुड। अच्छा, उसके बाद देखिए ऑर्गेनिक टाइप के जो कोफैक्टर्स होते हैं, दो पॉसिबिलिटीज बताई थी, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक टाइप के कोफैक्टर्स हैं उनकी मजीद दो पॉसिबिलिटीज हैं, दे मे बी कोएंजाइम और दे मे बी प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोएंजाइम की प्रॉपर्टीज ये जो अभी इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हमने पढ़े उनकी तरह की हैं। मसलन इनमें आपको डिटैचेबल वाली प्रॉपर्टी नजर आएगी कि दे ऑल्सो अटैच विद एंजाइम एट द टाइम ऑफ रिएक्शन एंड आफ्टर कंप्लीशन दे आर रिमूव्ड। उनकी तरह वो जो एक्टिवेटर थे उनकी तरह ये भी डिटैचेबल होंगे। अच्छा, दूसरी बात, इनकी जो एग्जांपल्स हैं ये मोस्टली डेरिवेटिव्स होते हैं विटामिन के। विटामिन से ये ड्राइव होते हैं, हम जो डाइट में विटामिन लेते हैं उनसे ये ड्राइव होते हैं। कुछ विटामिन डायरेक्टली और कुछ उनके डेरिवेटिव्स ये कोएंजाइम्स के तौर पर काम करेंगे। इनकी मिसाल ये है एटीपी, एनएडी, एफएडी, ऑल ऑफ देम आर एक्चुअली कोएंजाइम्स। ये ऑर्गेनिक नेचर के कोफैक्टर्स हैं। ठीक, जैसे आपको इस रिएक्शन के अंदर नजर आ रहा है इथाइल अल्कोहल, इसको अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम ने विद द हेल्प ऑफ NAD+ इसको कन्वर्ट कर दिया है एसिटाल्डिहाइड और NADH2। यानी यहां पर हुआ क्या, यहां पर एक्चुअली इथाइल अल्कोहल के दो हाइड्रोजन रिमूव कर दिए गए और वो हाइड्रोजन को रिमूव करवाने के लिए अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज ने बड़ी महारत से NAD को इस्तेमाल किया। खुद नहीं किया बल्कि NAD को अपने साथ मिलाया और विद द हेल्प ऑफ NAD इसने वो हाइड्रोजन रिमूव करवाए और NAD वो हाइड्रोजन लेकर NADH2 बन गया, वो भी खुश और ये अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज भी खुश। तो इस तरह से यहां पर ये कोएंजाइम के तौर पर काम कर रहा है। जी आमिर खान, क्या कहते हैं आप? सर आपने इधर कहा कि ये कोएंजाइम्स डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन्स होते हैं, लेकिन ये ATP, NAD तो ये तो न्यूक्लिक एसिड्स है सर। ATP और NAD ये क्या है, दोबारा बोलो? न्यूक्लिक एसिड सर। हाँ, ये न्यूक्लिक एसिड से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल। ये देखो, आपको याद होगा न्यूक्लिक एसिड ग्रुप से बिल्कुल बिलोंग करते हैं। लेकिन आपको याद होगा हमने कहा था कि ATP, NAD, FAD, NADP ये कुछ फ्री न्यूक्लियोटाइड्स और डायन्यूक्लियोटाइड्स हैं जो सेल के अंदर अलग से इन्वॉल्व होते हैं। ये RNA DNA की फॉर्मेशन में ही पार्टिसिपेट नहीं करते बल्कि ये अलग से भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये वही इनकी एग्जांपल यहाँ पे नजर आ रही हैं कि ये यहाँ पर एज अ कोएंजाइम इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है सर, तो ये डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन्स कैसे हैं सर? तो बिल्कुल बेटे, ये जो चीज़ें देखो, ये DNA, RNA और बाकी चीज़ें, तो इनके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये कहाँ से आते हैं? ये कुछ तो हम जो डाइट लेते हैं वो डाइट डाइजेस्ट होती है वो, और इसके अलावा जो ये विटामिन और बाकी चीज़ें हम ले रहे होते हैं उनसे भी चीज़ें मॉडिफाई होकर ये तैयार हो रही होती है ना। तो ये इन विटामिन से ही केमिकली मॉडिफाई होकर आए। विटामिन भी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और क्या है ये?
देखो ये जो विटामिन है ना, ये अक्सर ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं या फिर ये कोई स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये। ठीक है सर। जी बेटा। सर ये जो NADH2 बना है ना, तो ये NADH+ से बना, तो क्या कोएंजाइम जो है वो हमारे पास मतलब प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं? हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पे थोड़ा सा ना ये फ़र्क जहन में रखिएगा कि जो एंजाइम होता है, एंजाइम वो प्रोडक्ट या सबस्ट्रेट के साथ कुछ लेता देता नहीं है, यानी ना तो ये किसी सबस्ट्रेट को कुछ देगा ना कुछ लेगा। एंजाइम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये जो कोफैक्टर है ये एंजाइम नहीं है, कीप इन योर माइंड, ये एंजाइम का साथ देने वाला एक मॉलिक्यूल है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो एग्जैक्टली एंजाइम वाली प्रॉपर्टी नहीं होगी। कोएंजाइम या कोफैक्टर जो होते हैं वो अक्सर ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और कुछ देते भी हैं कुछ लेते भी हैं, इस तरह से भी करते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पे मुलाहिजा किया कि NAD ने हाइड्रोजन लेकर NADH2 बन गया, हालांकि एंजाइम कभी भी किसी से कुछ लेता नहीं है ना देता है उसको, बस उसने कन्वर्जन करनी होती है, ठीक है। तो ये जो कोफैक्टर्स हैं उनका बिहेवियर थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा एंजाइम की प्रॉपर्टी से। अच्छा, और फिर आप देखिए कि प्रोस्थेटिक ग्रुप की प्रॉपर्टी है कि ये कोवेलेंटली बॉन्डेड पार्ट होता है एंजाइम का, अनलाइक कोएंजाइम एंड एक्टिवेटर, वो दोनों लूजली अटैच थे, डिटैचेबल थे, बट प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर कोवेलेंटली बॉन्डेड टू द प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम। और इसके साथ साथ ये परमानेंटली अटैच रहेंगे। आखिरकार जब ये एंजाइम मरेगा तो तभी जान छूटेगी, वरना ये हमेशा उसके साथ रहते हैं, बहुत ही पक्के वफादार उसके साथी हैं। और इनकी एग्जाम्पल क्या होंगी, जैसा कि कई एक एंजाइम्स के अंदर सच है साइटोक्रोम्स, उनके अंदर पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट होता है जिसमें अक्सर आयरन है, कभी कभार कॉपर भी मौजूद होता है या कोई और एटम मौजूद होगा। तो इस तरह से ये पोरफायरिन रिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है। प्रोस्थेटिक ग्रुप एक जनरल टर्म है, ये और जगहों पर भी यूज होती है, यानी किसी भी प्रोटीन के साथ कोई भी चीज जो परमानेंटली अटैच रहे तो आप उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कह सकते हैं कि ये इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप है, सही। तो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप की एग्जांपल्स में आपको साइटोक्रोम की एग्जांपल दी है। साइटोक्रोम एंजाइम है, जानते हैं कि एंजाइम कहाँ इस्तेमाल होते हैं साइटोक्रोम्स? ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये इन्वॉल्व हैं, बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद आप देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि द रिएक्शन रेट ऑफ salivary amylase on starch decreases as the concentration of chloride ions is decreased। देखो क्लोराइड आयंस के साथ इसकी जो एक्टिविटी है वो रिलेट कर रही है। कहता है कि जब क्लोराइड आयंस की कंसंट्रेशन ड्रॉप करती है तो salivary amylase का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी ड्रॉप कर जाता है। इसका मतलब है कि क्लोराइड आयंस have some relationship with the salivary amylase. So which of the following describes the role of the chloride ions? क्या ये इसके साथ कोफैक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं कि बगैर इसके ये salivary amylase एपोएंजाइम बन जाता होगा और काम नहीं करता होगा, या ये इसके साथ नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं? तो भाई अगर ये इनहिबिटर्स होते तो फिर ये डायरेक्ट रिलेशन ना होता। इनहिबिटर्स में तो इनहिबिटर की कंसंट्रेशन बढ़ने से एंजाइम की एक्टिविटी रिटार्ड होती है ना, तो यहाँ तो डायरेक्ट रिलेशन गिवन था कि salivary amylase की एक्टिविटी डिक्रीज होती है ड्यू टू द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द क्लोराइड आयंस, तो डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। कोएंजाइम है ये, तो देखो कोएंजाइम तो ऑर्गेनिक होते हैं इस वजह से, और ये क्लोराइड आयंस हैं, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकते। कंपिटिटिव इनहिबिटर भी नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पर मैंने जैसे बताया डायरेक्ट रिलेशन है, तो यहाँ पर सिर्फ अल्फा ही पॉसिबल है। गुड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, इसको हमने अच्छी तरह निचोड़ के छोड़ना है। नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट एंजाइम, कि ये जो एंजाइम होते हैं ना, एंजाइम, इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी की नीड को कम करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या चीज़ है? असल में एक्टिवेशन एनर्जी ये वो एनर्जी है जो रिएक्शन को स्टार्ट करवाती है, द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन। रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। याद रखो कि एंजाइम रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करवाता। वो क्यों भाई? वो इस वजह से, मिसाल के तौर पर अगर किसी जगह पर जो सिस्टम है बिल्कुल फ्रीज्ड है, बिल्कुल सिस्टम यूं जैम्ड है और कोई मॉलिक्यूल हरकत नहीं कर सकता आपस में,
तो ऐसी सूरत में बेशक वहां पर 1 या 10 एंजाइम हो या 1000 एंजाइम हो, वो भी अपनी जगह पर यूं फिक्स्ड खड़े रहेंगे, क्योंकि सिस्टम बिल्कुल जैम हुआ है, फ्रीज्ड सिस्टम, और हरकत बिल्कुल नहीं हो रही। तो सबस्ट्रेट भी अपनी जगह, एंजाइम भी अपनी जगह, नो रिएक्शन वुड अकर। तो एंजाइम हैज नो कैपेसिटी टू स्टार्ट द रिएक्शन, बट व्हेन यू पुट सम हीट एनर्जी इन द सिस्टम और सिस्टम मेल्ट होना शुरू होगा और थोड़ी सी यूं कोलिजन शुरू होगी, तो ऐसी सूरत में रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। वंस द रिएक्शन इज स्टार्टेड, तो उसके बाद फिर अगला काम फिर एंजाइम का है। इफ एंजाइम इज देयर, तो ऐसी सूरत में एक्टिवेशन एनर्जी की नीड बहुत कम हो जाएगी। ये अंदाजा लगा लें कि कैटालेज एक एंजाइम है, कैटालेज एंजाइम जो कि H2O2 इसका ब्रेकडाउन कॉज करता है इनटू O2 एंड वाटर। तो अगर कैटालेज एंजाइम ये एब्सेंट हो तो हमें ये रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए तकरीबन कोई 86 किलो जाउल्स पर मोल एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके रिएक्शन प्रोसीड होगा। और आप जानते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालेज कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? जस्ट 1 किलो जाउल पर मोल। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालेज 1 किलो जाउल, तो इतनी एनर्जी कम रिक्वायर्ड होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। एंजाइम एक्चुअली क्या कर रहा है? ये एनर्जी की नीड को कम कर रहा है। कैसे कम कर रहा है भाई, इसको जरा वजाहत करते हैं। They lower the need of activation energy. How they lower the need of activation energy? So आप इस ग्राफ को मुलायजा कीजिए। यहाँ पर देखो, आपको ये इस जगह पर दिखाया ये सबस्ट्रेट है इधर, और इधर दिखाया प्रोडक्ट है। यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन चुकी है। तो इसका मतलब है कि ये हमने यहाँ पर वाई एक्सिस के ऊपर ये फ्री एनर्जी लेवल इंडिकेट किया है। ठीक है, इसको आप एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। दिस इज एनर्जी लेवल। हाँ जी, दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ द सबस्ट्रेट एंड दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ द प्रोडक्ट। तो आपके ख्याल में यहाँ पर प्रोडक्ट ज्यादा एनर्जी कंटेन किए हुए है या सबस्ट्रेट के पास ज्यादा एनर्जी है? सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट की कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिएक्शन इस डायग्राम के अंदर शो किया है, ये एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शन है या एनर्जी स्टोरिंग रिएक्शन है? व्हाट डू यू थिंक? एनर्जी रिलीजिंग। एनर्जी लॉस हुई है, तभी तो प्रोडक्ट की एनर्जी सबस्ट्रेट की एनर्जी से कम हो गई है। अगर ये एनर्जी स्टोरिंग होता तो प्रोडक्ट की एनर्जी लाजमी तौर पर सबस्ट्रेट की एनर्जी से ज्यादा होती। तो इस वक्त ये जो ग्राफ है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है या एंडोथर्मिक रिएक्शन का? एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक या इनको एक्सर्गोनिक भी कहा जाता है, एक्सर्गोनिक। ओके, हाँ जी, तो ये इस वक्त एक्सोथर्मिक या एक्सर्गोनिक रिएक्शन का ये ग्राफ यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। और अगर यहाँ पर एंडोथर्मिक या एंडरगोनिक रिएक्शन का ग्राफ बनाते तो प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल सबस्ट्रेट से ऊंचा दिखाया जाता, वो इस तरह का ग्राफ बनना था। बहरहाल यहाँ पर आप देखिए कि ये जो ब्लू ग्राफ आपको दिखाया है, ये इंडिकेट कर रहा है कि हमने सबस्ट्रेट को थोड़ा सा एक्साइट किया है। देखो, ये जो सबस्ट्रेट है ये प्रोडक्ट में उस वक्त जाकर चेंज होता है। एक यहाँ पर एनर्जी बैरियर है, तो वो एनर्जी बैरियर जब तक क्रॉस नहीं होगा तब तक ये सबस्ट्रेट के अंदर वो चेंज नहीं आना जिससे ये प्रोडक्ट में तब्दील होगा। जैसे मिसाल के तौर पर वो सबस्ट्रेट सपोज कर लो कि वो H2O2 था, तो H2O2 को इतना ज़्यादा वो एक्साइट किया जाएगा हीट देकर कि वो जाकर यूं स्प्लिट कर जाएगा इनटू O2 एंड H2O। तो वो इतनी ज़्यादा एनर्जी उसको दी जाएगी तो तब जाकर ये टूटेगा। समझ आई बात? तो ये आपने देखा कि एनर्जी इसको प्रोवाइड की, एनर्जी बैरियर जब क्रॉस हुआ तो उसके बाद फिर ये रिएक्शन प्रोसीड हुआ और प्रोडक्ट बन गई। लेकिन अगर आप यहाँ पे एंजाइम प्लेस कर दो, दिस रेड ग्राफ शोज दैट एंजाइम इज प्रेजेंट नाउ, तो आपने देखा कि एंजाइम की मौजूदगी में पहले के मुकाबले में एनर्जी कम रिक्वायर्ड हुई है और रिएक्शन प्रोसीड हो गया है। हालांकि रिएक्शन बगैर एंजाइम के भी पॉसिबल था, उसके बगैर भी परफॉर्म हुआ, लेकिन एनर्जी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड हुई। तो यहां पर आपको ये दिखाया जा रहा है कि देखो, ये सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल था, उसके मुकाबले में इतनी ज्यादा एनर्जी जब आप देंगे तो ऐसी सूरत में रिएक्शन प्रोसीड होगा। सो दिस इज इन एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। लेकिन अगर आप एंजाइम प्लेस कर देते हैं तो अब एंजाइम की मौजूदगी में
पहले से कहीं कम एनर्जी के ऊपर रिएक्शन प्रोसीड हो सकेगा. सो दिस इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विद एंजाइम. तो आप ये कह सकते हैं कि क्या एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी के सब्स्टिट्यूट के तौर पर एक्ट कर रहा है यहां पर, क्या ये कहा जा सकता है इस फेनोमेनॉन को ऑब्जर्व करके? नो सर. नो, एंजाइम कैन नॉट बी द सब्स्टिट्यूट. अगर भाई ये सब्स्टिट्यूट होता तो फिर तो एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत ही ना होती. जब आप एंजाइम डाल देते तो बगैर एक्टिवेशन एनर्जी के रिएक्शन प्रोसीड होना चाहिए था. सो याद रखिए कि एंजाइम कैन नॉट बी द सब्स्टिट्यूट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, बट इट लोअर्स द नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी की नीड को लो कर देता है और इस तरह से फिर ये रिएक्शन प्रोसीड होता है. और ये जो आपको यहां पे दिखाया जा रहा है, दिस इज चेंज इन द फ्री एनर्जी, यानी ये चूंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन था जैसे हमने यहां पे बताया, तो जो एनर्जी लूज हुई है फ्री फॉर्म में वो ये यहां पे शो की गई है. ठीक है, यहां पर अगर हम इधर सर थोड़ा एक्सोथर्मिक कैसे हुआ ये थोड़ा एक्सप्लेन करें. एक्सोथर्मिक इस तरह बेटे कि एनर्जी लॉस हुई है. देखो सबस्ट्रेट के पास एनर्जी थी ज्यादा लेकिन प्रोडक्ट के पास है एनर्जी कम, तो वो जो डिफरेंस है वो कहां गया एनर्जी का? दैट एनर्जी हैज बीन लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट. सो वो रिएक्शन जो हीट लूज करे उसे क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक. ठीक है, ठीक है. अच्छा, तो देखो ये इस तरह से नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं. इसको हम दूसरे लफ्जों में यूं कहेंगे, मिसाल के तौर पे ये दो सबस्ट्रेट्स हैं जो रिएक्ट करना चाह रहे हैं, ए और बी, और इनकी कॉम्बिनेशन से बनेगा सी पैदा होगा. सही है. अब यहां पर हम डाल देते हैं एंजाइम. तो एंजाइम क्या करेगा? देखो ये ए का जो एनर्जी लेवल है ना वो बी के एनर्जी लेवल से मुख्तलिफ है. इसी वजह से जब तक आप इसको एनर्जी नहीं देंगे एक सफिशिएंट अमाउंट तब तक ये रिएक्ट नहीं करते और सी नहीं बनता. लेकिन एंजाइम की मौजूदगी में क्या होगा कि एंजाइम पहले तो ए को पकड़ेगा और उसको बना लेगा एंजाइम ए कॉम्प्लेक्स ऐसे करके. तो ये बन गया एंजाइम ए कॉम्प्लेक्स. अच्छा, अब जब ये एंजाइम ए कॉम्प्लेक्स बन गया तो वो जो ए का एनर्जी लेवल बी के साथ मीट नहीं कर रहा था ना, जिसको बढ़ाया जाना था, तो तब वो रिएक्ट करता. एंजाइम ने उसको अपने ऊपर अटैच करवा के ना, दूसरे लफ्जों में उसकी एनर्जी लेवल को बढ़ा दिया है और अब ये बासानी उससे बी के साथ उसको रिएक्ट करवा देगा. दूसरी तरफ ये अब उस बी को अपने साथ मिलाता है और अब उसको भी अपने ऊपर अटैच कर लेता है, यानी ये बन जाता है एंजाइम ए बी कॉम्प्लेक्स. अब ये ए और बी दोनों एंजाइम के ऊपर जब आकर इकट्ठे होते हैं तो ये बहुत ही जबरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी होती है इन दोनों के लिए टू रिएक्ट विद ईच अदर. एंड अल्टीमेटली जब ये सेपरेट होते हैं तो फिर ये अपना आप भुला चुके होते हैं और ये क्या बन जाते हैं? सी. एन एंजाइम हैज बीन सेपरेटेड. सो इन दिस वे एंजाइम प्रोसीड और कैटलाइज द रिएक्शन. आपने यहां पे नोटिस किया एक सवाल यहां पे अक्सर पूछा जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करती है? व्हाट डू यू थिंक? डज इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन? एक्टिवेशन एनर्जी, यस, विदाउट एनी डाउट आप कह सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन. जितनी एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाते जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन प्रोसीड होता रहेगा. अच्छा, दूसरी तरफ क्या एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है? बिल्कुल करता है. ये दोनों एक ही काम करते हैं, ये दोनों का रोल एक है, बट दोनों का जो मोड ऑफ एक्शन है वो इंटायरली डिफरेंट है. कीप इन योर माइंड दैट बोथ हैव डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन. हाउ दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन? एक्चुअली एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेस द रेट ऑफ रैंडम कोलिजन. ये जो हम एक्टिवेशन एनर्जी यहां पे देते थे ना, उससे क्या होता था, हम जो ये कह रहे थे कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी से ए का एनर्जी लेवल बी के बराबर आ जाएगा, इससे मतलब ये था कि एक्टिवेशन एनर्जी से ए और बी इस तरह से आपस में कोलाइड करेंगे कि ये रिएक्ट कर जाएंगे. तो एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअली इंक्रीजेस द रेट ऑफ रैंडम कोलिजन. ये एक दूसरे के साथ टकराती है. ये एक्टिवेशन एनर्जी मॉलिक्यूल्स को आपस में टकराने में हेल्प कर रही है. लेकिन एंजाइम ये काम नहीं करता. एंजाइम डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग द रैंडम कोलिजन. एक्चुअली एंजाइम प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी. एंजाइम क्या करता है? दोनों की दावत अरेंज करता है अपने घर पे. ये इनवाइट करता है ए को सो दैट इट अटैच ऑन द एक्टिव साइड, देन ये इनवाइट करता है बी को, वो भी आके अटैच कर जाए, and it provides an opportunity to both of them so that they can react with each other. Yani in other words, enzyme provides an opportunity to the reacting molecule to convert into product. Enzyme does not increase the random collision. Is that clear?
जी भाई, तो अब आगे देखिए, ये सवाल आपके सामने उभर रहा है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। द डायग्राम रिप्रेजेंट्स हाउ एन एंजाइम मॉलिक्यूल चेंजेस इन शेप। तो एंजाइम मॉलिक्यूल की शेप में चेंज कैसे आता है? देखो, ये शेप एंजाइम की और ये बन गई, ऐसा क्या हुआ इसके साथ? व्हाट एक्सप्लेन्स दिस चेंज? इट हैज बीन कूल्ड एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड, उसकी वजह से ऐसा हुआ है, इसको इल्जाम देंगे आप। या इट हैज बीन हीटेड टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड, या इट हैज बीन प्लेस्ड इन अ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट सॉल्यूशन, या इट हैज बीन प्लेस्ड इन अ डाइल्यूट साल्ट सॉल्यूशन। तो सर अल्फा होगा, सर ये ए होगा ना? नो, बीटा बेटे, एक्चुअली बीटा सर बीटा। एक्चुअली व्हाट हैपेंस हियर दैट ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंजाइम की एक्टिव साइट डी नेचर हो गई है। एंजाइम का जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर था वो डी नेचर हो गया। असल में याद रखो कि एंजाइम्स आर थर्मोलेबाइल प्रोटीन्स। थर्मोलेबाइल का मतलब क्या होता है? हीट सेंसिटिव। दे आर थर्मोलेबाइल, हीट सेंसिटिव होते हैं ये, हीट सेंसिटिव। यानी ये हर एंजाइम के अंदर कुछ एबिलिटी होती है कि खास टेम्परेचर को ये टॉलरेट कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। एंड जब भी उससे ज्यादा टेम्परेचर उसको मिलेगा तो वो उसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी और फिर वो नकारा हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। सो ये 5 डिग्री के ऊपर तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ वो एक्टिविटी उसकी रिटार्ड होती है, वो इनएक्टिव हो जाएगा, लेकिन शक्ल वगैरह तब्दील नहीं होगी। उसकी शक्ल कब तब्दील होती है? हाई टेम्परेचर के ऊपर। तो ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसको हीट किया गया, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो ये आंसर बनेगा यहाँ। अच्छा, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम के हवाले से बस आखिर में ये जो नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी का हमने जिक्र किया है, तो उसमें आपको ये जो मैंने ग्राफ एक्सप्लेन किया था, इसकी लेबलिंग को आपने ज़रूर याद रखना है। अक्सर इसकी लेबलिंग के ऊपर MCQs बने हुए होते हैं कि इसमें ये जो एरो है किस बात को इंडिकेट कर रहा है, ये किसको कर रहा है, ये किसको कर रहा है। तो ये जितनी लेबलिंग है ये बिल्कुल एक्यूरेटली याद रखें। वाई एक्सिस के ऊपर क्या है, इधर एक्स एक्सिस के ऊपर क्या दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये किसका एनर्जी लेवल दिखाया है, यहाँ पर किसका एनर्जी लेवल दिखाया है, और ये सारी लेबलिंग, तो इसके ऊपर MCQs बनेंगे, इनको आप याद रखें। अच्छा, उसके बाद आगे देखिए एक और सवाल आपके सामने। व्हाट इज द एंजाइम दैट कंट्रोल्स द रिएक्शन इन विच बोथ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कैन बी डीनेचर एट हाई टेम्परेचर? देखो गौर कीजिए, कह रहा है कि एंजाइम भी और उसका सबस्ट्रेट दोनों ही डीनेचर हो जाएं। तो असल में डीनेचर होता है प्रोटीन, और एंजाइम खुद भी प्रोटीन है। तो यहाँ पर हमने डी होगा इसमें। तो हमने यहाँ पर ऐसे एंजाइम को चूज करना है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और वो प्रोटीएज है। सही, तो इस तरह से ये डी आंसर यहाँ पे बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा, अब आइए जी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। शुक्र है कि कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पोर्शन खत्म हुआ जी। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, एंजाइम का स्ट्रक्चर कैसा होगा? अभी मैंने आपको बताया था कि ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं। दे आर एक्चुअली द ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स एक्सेप्ट राइबोजाइम। एक ग्रुप है एंजाइम का जिसे कहते हैं राइबोजाइम। राइबोजाइम्स आर मोस्टली फाउंड इन द राइबोसोम। तो ये राइबोजाइम दरअसल RNA के बने हुए होते हैं, और ये पाए जाते हैं राइबोसोम के अंदर। तो ये कौन से RNA के होंगे? mRNA के होंगे, या tRNA के बने होंगे, या rRNA के? So they are made up of rRNA and they are the part of the ribosome. That's why they are known as ribozyme. So except ribozyme, all the other enzymes are proteins and they are actually globular proteins. तो ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, दे कंसिस्ट ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड और मल्टीपल। तो एक्चुअली दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। दे मे कंसिस्ट ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड और दे मे कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड्स। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड्स भी हो सकती हैं और सिंगल पॉलीपेप्टाइड भी यहाँ पे हो सकती है। सही है। तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, और इनका ये जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है ये कैसा होगा? ये टर्शरी स्ट्रक्चर होगा या क्वाटरनरी? So again, both of them are possible. If an enzyme consists of single polypeptide, then its final structure must be tertiary. और अगर ये हो multiple polypeptide पर मुश्तमिल, then their final structure must be quaternary. So ये कभी भी secondary या primary structure में नहीं पाए जाते। इनके अंदर प्राइमरी या सेकेंडरी स्ट्रक्चर डेवलप जरूर होगा जब ये स्टैब्लिश हो रहे होंगे, लेकिन फाइनल स्ट्रक्चर की यहां पर बात हो रही है,
तो फाइनली इनमें जो स्ट्रक्चर पाया जाएगा वो टर्शरी या क्वाटरनरी होगा। सही। अच्छा, इसमें ये जो मैंने आपको सिंगल और मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड्स बताई हैं दैट कंबाइन टुगेदर टू मेक अ ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, इसमें चंद एक अमाइनो एसिड इस पूरे स्ट्रक्चर में, हालांकि वैसे इसमें हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, बट आउट ऑफ दोज हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड just 3 to 12 amino acids are those that make a three-dimensional cavity in the enzyme. That cavity is called active site. 3 to 12 amino acid form active site. ये क्या बनाते हैं? ये active site बनाते हैं। What is active site? असल में active site ये वो जगह है एंजाइम की जहां पर सबस्ट्रेट ने आकर अटैच करना है। Look at this. These are the substrate molecules which are trying to occupy the active site. So which one will win this race? कौन जीतेगा यहां पर? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फैट? प्रोटीन। प्रोटीन। Why protein will win? सर प्रोटीन। प्रोटीन क्यों जीतेगा यहां पर? Because it has affinity with the active site. शेप एक्टिव साइट से मैच करती है। बिल्कुल, इसकी जो शेप है वो एक्टिव साइट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। The shape of active site is complementary, ये वर्ड याद रखें, complementary to the shape of the substrate. So जिसकी shape complementary होगी, which has more affinity with the active site, वो substrate यहाँ पर occupy कर सकेगा, ये एंजाइम उसको डाइजेस्ट कर पाएगा। तो इस वजह से ये प्रोटीएज टाइप का एंजाइम यहाँ पे दिखाया जा रहा है। सो इसकी जो एक्टिव साइट थी, यही वो जगह है जो स्पेसिफिसिटी को डेवलप करती है। अभी एक सवाल आया था ना कि स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम ये कौन डिटरमिन करता है, तो सरफेस कॉन्फ़िगरेशन का हमने जिक्र किया। तो सरफेस कॉन्फ़िगरेशन से मुराद ये एक्टिव साइट है। तो एक्टिव साइट एक्चुअली डिटरमिन्स द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। अगर ये दोनों ऑप्शन हो, सरफेस कॉन्फ़िगरेशन भी और एक्टिव साइट भी, तो फिर किसको प्रेफर करेंगे स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम के लिए? सरफेस कॉन्फ़िगरेशन और एक्टिव साइट में एक्टिव साइट को प्रेफर करेंगे, चूंकि सरफेस कॉन्फ़िगरेशन एक जनरल टर्म है और एक्टिव साइट एक ज्यादा स्पेसिफिक टर्म है, तो एक्टिव साइट को आप यहां पर प्रेफर करेंगे। तो एक्टिव साइट कंसिस्ट ऑफ 3 to 12 अमाइनो एसिड। ये बहुत कम अमाइनो एसिड है, आउट ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड 3 to 12 अमाइनो एसिड्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव साइट। मिसाल के तौर पर जैसे एक एंजाइम है एल्डोलेज, क्या आप जानते हैं इस एंजाइम को? एल्डोलेज ये भी दरअसल ग्लाइकोलिसिस में इन्वॉल्व होने वाला एंजाइम है। एल्डोलेज ये 1,6 बिस फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को तोड़ता है इनटू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो एल्डोलेज एंजाइम जो ग्लाइकोलिसिस में इन्वॉल्व होता है, इस एंजाइम की एक्टिव साइट 3 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल है। इसकी एक्टिव साइट कितने अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल है? एक्टिव साइट कंसिस्ट ऑफ 3 अमाइनो एसिड। और वो 3 अमाइनो एसिड्स कौन से हैं उनको आप याद कर लें तो अच्छा होगा। उनमें से एक है एलानीन, दूसरा है ग्लाइसिन और तीसरा है हिस्टीडीन। तो ये जो तीनों अमाइनो एसिड हैं ये उसके अंदर करीब करीब मौजूद नहीं है, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड फार अवे फ्रॉम ईच अदर, बट एट द टाइम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ये तीनों अमाइनो एसिड जहां जहां भी पॉलीपेप्टाइड में डिस्ट्रीब्यूटेड थे, दे कम क्लोज टू ईच अदर एंड मेक दिस एक्टिव साइट। तो इस तरह से ये एक्टिव साइट स्टैब्लिश होती है और इसके ऊपर फिर ये सबस्ट्रेट ने बाइंड करना होता है। अच्छा, इस एक्टिव साइट में फर्दर 2 फंक्शनल रीजन्स होंगे। वन ऑफ देम इज नोन एज बाइंडिंग साइट, एक को बाइंडिंग साइट कहा जाएगा और दूसरे को कहा जाएगा कैटालिटिक साइट। कैटालिटिक साइट। तो ये जो बाइंडिंग साइट है, बाइंडिंग साइट ये आउट ऑफ 3 to 12 अमाइनो एसिड जो एक्टिव साइट में पाए जाते हैं, उनमें से चंद अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट वाला रोल परफॉर्म करते हैं और चंद अमाइनो एसिड कैटालिटिक साइट का रोल परफॉर्म करते हैं। सही है। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई एक्टिव साइट का आधा हिस्सा ये बाइंडिंग साइट है और आधा हिस्सा कैटालिटिक साइट, ये ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। असल में देखो, ये सपोज करो ये अमाइनो एसिड और कोई ये अमाइनो एसिड है, ये दोनों ये बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या सपोज करो कि ये और ये बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है और बीच में जो दूसरे अमाइनो एसिड होंगे वो कैटालिटिक साइट को फॉर्म कर रहे होंगे। तो चंद अमाइनो एसिड ने बाइंडिंग साइट का रोल परफॉर्म करना है, चंद ने कैटालिटिक। लेकिन फर्क क्या दोनों में? बाइंडिंग साइट असल में बाइंडिंग को इंश्योर करती है। ये जो हम कह रहे थे ना कि भाई कौन सा सबस्ट्रेट बाइंड करेगा,
इट इज एक्चुअली इंश्योर्ड बाय द बाइंडिंग साइट। अगेन अगर हम ये सवाल पूछे ना कि वो जो सब स्पेसिफिसिटी होती है किसी भी एंजाइम की वो किस पे डिपेंड करती है, तो हमने एक ऑप्शन दिया सरफेस कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा ऑप्शन दिया एक्टिव साइट। तो मैंने कहा कि भाई आप किसको प्रेफर करेंगे, एक्टिव साइट को। अब तीसरा एक और ऑप्शन भी दे देते हैं हम, बाइंडिंग साइट। अब किसको प्रेफर करेंगे, तो अब बाइंडिंग साइट को प्रेफर करेंगे। ठीक है, बाइंडिंग साइट, हाँ जी, बाइंडिंग साइट है असल में जो ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी को इंश्योर कर रही है। क्लियर। तो एक दफा जब ये बाइंडिंग साइट अपना रोल परफॉर्म कर देती है एंड द पर्टिकुलर सबस्ट्रेट इज सक्सेसफुली अटैच ऑन द एक्टिव साइट, फिर कैटालिटिक साइट का रोल शुरू होता है। देखो ये जो एक और मैं बात बता दूं, बाइंडिंग साइट जब किसी सबस्ट्रेट को बाइंड करवाती है तो क्या यहां पर कोई केमिकल बॉन्डिंग भी होगी इनके दरमियान, यस और नो? यस, ये बाइंडिंग ऐसे नहीं हो जाएगी, देयर मस्ट बी केमिकल बॉन्डिंग, बट कीप इन योर माइंड दैट केमिकल बॉन्डिंग इज नॉट कोवेलेंट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग जो होती है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, और ये जो सबस्ट्रेट यहां पर आकर अटैच हुआ है इसने तो टेम्परेरली बाइंड करना है और उसके बाद फिर इसको प्रोडक्ट बना के रिलीज कर देना है। अगर ये यहां पर कोवेलेंटली बॉन्ड कर गया तो एंजाइम अपनी जान कैसे छुड़ाएगा इससे? तो ये याद रखो कि ये बॉन्डिंग कैसी होती है, नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। ये कैसी बॉन्डिंग करती है बाइंडिंग साइट, नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या आ जाता है, नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग में तमाम बॉन्डिंग आ जाती है, जैसे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग यहां पे परफॉर्म होगी। ठीक हो गया। तो ये बाइंडिंग साइट के बाद अब आता है रोल कैटालिटिक साइट का। कैटालिटिक साइट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैटालिसिस। कैटालिसिस क्या है, कैटालिसिस इज द कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट के अंदर तब्दील होना कैटालिसिस कहलाएगा, और इसको कौन इंश्योर करेगा, कैटालिटिक साइट। सही, जैसे हम ये आमतौर पर कहते हैं ना कि ये जो कैटालिटिक एक्टिविटी है किसी भी एंजाइम की, ये एक्टिव साइट पर डिपेंड कर रही है। आमतौर पर आपको बुक्स में ये जुमला लिखा मिलेगा कि द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम डिपेंड्स अपॉन इट्स एक्टिव साइट। ये बड़ा मशहूर और मारूफ जुमला है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली एक्टिव साइट के अंदर इस कैटालिटिक एक्टिविटी को कौन कंट्रोल कर रहा है, कैटालिटिक साइट। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप? लिहाजा अगर ये दोनों ऑप्शंस मौजूद हो इस सवाल के अंदर कि द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इज कंट्रोल्ड बाय एक्टिव साइट या कैटालिटिक साइट, तो किसको प्रेफर करेंगे हम, कैटालिटिक साइट को प्रेफर करेंगे। इसको रिपीट कर दें। देखो बेटा, मैंने आपको एक यहाँ पर बड़ा फेमस कॉन्सेप्ट बताया, अक्सर आपको बुक्स के अंदर ये जुमला लिखा हुआ मिलता है, द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम डिपेंड्स अपॉन या कंट्रोल्ड बाय इट्स एक्टिव साइट। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम जब इसको मजीद डिटेल में जाके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक्टिव साइट के अंदर जो कैटालिटिक साइट रीजन है उसका, वो दरअसल कैटालिटिक एक्टिविटी को कंट्रोल कर रही है। मैंने कैटालिटिक एक्टिविटी क्या बताई है कि कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, ये दरअसल कैटालिसिस है, और ये असल में कौन कंट्रोल कर रहा है, कैटालिटिक साइट। क्लियर होगी बात? तो अब अगर सवाल ये पूछा जाए, द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इज कंट्रोल्ड बाय एक्टिव साइट या कैटालिटिक साइट, अब दोनों में कंपैरिजन आ गया, तो आप किसको प्रेफर करेंगे, कैटालिटिक साइट को। एग्जैक्टली। और अगर ये ऑप्शन ना हो तो फिर एक्टिव साइट को आप प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बड़े कंफ्यूजन्स क्रिएट होते हैं माइंड्स में, तो इनको जरा क्लियर रखें माइंड में। हाँ जी, तो अब आप देखिए एक सवाल आपके सामने आ रहा है कि द डायग्राम रिप्रेजेंट्स एन एंजाइम एंड 4 मॉलिक्यूल्स A B C D, which molecule is substrate of this enzyme? ये है एंजाइम साहब और ये है मॉलिक्यूल्स। अब बताओ इनमें से असल सबस्ट्रेट कौन सा है? अल्फा। तो आपने कहा अल्फा, तो बिल्कुल देखो इनमें से अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे ज्यादा जो कंपैटिबल है और कॉम्प्लीमेंट्री, कंपैटिबल के साथ मैंने कहा था कॉम्प्लीमेंट्री, वो ये अल्फा ही है, क्योंकि ये इधर लाया जाए तो ये इसके अंदर फिट हो सकता है, बी फिट नहीं हो रहा, ना ही सी यहां पे फिट हो रहा है, ना डी, तो एक्चुअली ए इज द राइट आंसर। गुड जी। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम आपको अब ये क्लियर हो गया कि इस तरह से ये एंजाइम ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर रखते हैं और उसके बाद फिर इसकी एक्टिव साइट है जिसके ऊपर सबस्ट्रेट ने बाइंड करना है। अच्छा, तो अब इस हवाले से एक और एमसीक्यू आपके सामने आ रहा है, द बेसिक यूनिट ऑफ एंजाइम एटम होगा या सेल
या अमाइनो एसिड या फैटी एसिड? चार्ली सर, यस, अमाइनो एसिड, ठीक है, वेरी गुड, अमाइनो एसिड, बिकॉज दे आर प्रोटीन इन नेचर। तो जब भी हम एंजाइम की बात करें तो आपने ये प्रोटीन टाइप के एंजाइम को ही अज्यूम करना है। राइबोजाइम के मुतालिक अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो पॉइंट आउट किया जाएगा, अदरवाइज आपने जब भी एंजाइम को डील करना है तो प्रोटीन अज्यूम करना है उसको। अच्छा, उसके बाद कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम आर रिस्ट्रिक्टेड टू इट्स, हाँ जी आप बताइए, बाइंडिंग साइट या कैटालिटिक साइट या एक्टिवेटर या एक्टिव साइट? बीटा सर। बीटा, गुड गुड जी। तो यहाँ पर अक्सर बच्चे जो है ना ये एक्टिव साइड को, और फिर वो साथ रेफरेंस दे रहे होते हैं, सर बुक में यूं लिखा हुआ है, ये जुमला बुक में लिखा हुआ है। बेटे बुक में लिखा जरूर हुआ है लेकिन बुक बोलती तो नहीं है, तो बुक को साथ एक्सप्लेन भी किया जा रहा है, तो आप ये इधर कॉन्फिडेंटली कैटालिटिक साइड को यहाँ पे पिक करेंगे जी। उसके बाद देखिए, द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम नेवर चेंज या फॉर्म्स नो केमिकल बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट। ये जो नेवर चेंज है ना, ये यानी चेंज हो भी सकती है और नहीं भी, तो नेवर में तो लिखा हुआ है कि बिल्कुल नहीं हो सकती, इस वजह से हम इसको रिजेक्ट कर देंगे एक्टिव साइट के बारे में। हाँ जी। और फॉर्म्स नो केमिकल बॉन्ड, तो अभी हमने डिस्कस किया बॉन्ड बनते हैं भाई। और डिटरमिन्स बाय इट्स स्ट्रक्चर द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, तो अपनी स्ट्रक्चर से, ये जो एक्टिव साइट अपने स्ट्रक्चर से दरअसल स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम को डिटरमिन कर रही है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है ये। और लुक्स लाइक अ लंप प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन एंजाइम, दिस कैन बी ट्रू फॉर फ्यू एंजाइम्स बट नॉट फॉर ऑल एंजाइम। देखो कुछ एंजाइम्स में जो एक्टिव साइट है यूं प्रोजेक्टेड होती है ऐसे बाहर की तरफ, यूं लंप की सूरत में, लेकिन जरूरी नहीं है कि तमाम एंजाइम्स में ऐसा हो। अक्सर एंजाइम में ये कैविटी होगी अंदर की तरफ, तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन भी हर एक के लिए चूंकि दुरुस्त नहीं है, इसको भी रिजेक्ट करेंगे। सो द राइट आंसर इज सी। अच्छा, नाउ फाइनली द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, बस ये आखिरी टॉपिक, जल्दी से इसको कवर करके हम खत्म करेंगे जी। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम काम कैसे करते हैं ब्रीफली तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन अब थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। देखो एंजाइम के पास जो एक्टिव साइट थी उसमें बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट मैंने दो हिस्से बताए। तो सबस्ट्रेट पहले बाइंडिंग साइट के साथ अटैच करते हैं एंड इन दिस वे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हैज बीन फॉर्म्ड, यानी इस फर्स्ट स्टेप के अंदर, दिस कैन बी कॉल्ड एज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। इसके अंदर एक्टिव साइट का कौन सा हिस्सा ऑपरेट हुआ है, बाइंडिंग साइट या कैटालिटिक साइट या बोथ ऑफ देम? ओनली बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट, गुड जी, बिल्कुल। तो ये बाइंडिंग साइट यहां पर ऑपरेट हुई है। वंस बाइंडिंग साइट परफॉर्म्स इट्स ड्यूटी एंड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हैज बीन फॉर्म्ड, उसके बाद फिर क्या होगा कि कैटालिटिक साइट जो उसी एक्टिव साइट का पार्ट था वो सबस्ट्रेट को कान में कुछ कहता है और सबस्ट्रेट बेचारा उसकी शक्ल बदल जाती है और वो प्रोडक्ट बन जाता है। तो इस तरह से यहां पर ये कैटालिटिक साइट ऑपरेट हुई है। कैटालिटिक साइट ने अपना काम दिखाया और सबस्ट्रेट हैज बीन चेंज इनटू प्रोडक्ट। अच्छा, अभी तक देखो ये प्रोडक्ट जो कि एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर ही मौजूद है, इस वजह से इसको कहेंगे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स और ये था एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, इसमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, मोर स्टेबल? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट, बिकॉज सबस्ट्रेट हैज मोर एफिनिटी विद द एक्टिव साइड, इसी वजह से वो उधर आकर अटैच हुआ था, अट्रैक्ट हुआ था। तो ये मोर एफिनिटी रखने वाला ये कॉम्प्लेक्स है, इस वजह से ये स्टेबल है। जबकि एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स ये हाईली लेस स्टेबल है। वो क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की शक्ल चेंज हो चुकी है और वो अब एक्टिव साइट पर ज्यादा स्टे नहीं करेगा, इसीलिए फौरन प्रोडक्ट जंप कर जाएगी और एंजाइम अलहदा हो जाएगा। सो दिस इज एक्चुअली अनस्टेबल, ठीक है। तो ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये दो कॉम्प्लेक्सेस और उसमें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को ज्यादा स्टेबल आपने मानना है। तो इस तरह से बेटे ये देखो तीन स्टेप में जाकर, पहले स्टेप में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, फिर एंजाइम प्रोडक्ट, और फिर उसके बाद ये डिसोसिएशन हो रही है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स की। तो यूं तीन स्टेप में जाकर रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, सही। अब ये जो सारी मैंने एक्टिविटी बताई है ना कि एंजाइम ऐसे कर रहा है, इसको दो डिफरेंट मॉडल्स के तहत एक्सप्लेन किया जाता है। इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड अकॉर्डिंग टू टू डिफरेंट मॉडल्स।
अब वो टू डिफरेंट मॉडल्स कौन से हैं? वन ऑफ देम इज नोन एज लॉक इन की मॉडल एंड अदर इज नोन एज इंड्यूस फिट मॉडल। तो ये दो डिफरेंट मॉडल्स के तहत इस मोड ऑफ एक्शन को एक्सप्लेन किया जा सकता है। इससे पहले कि हम इन दोनों मॉडल्स को एनालाइज करें, आप पहले इसका जवाब दें कि एक्स एंड वाई आर द रिएक्टेंट्स, यानी सबस्ट्रेट्स हैं ये, ठीक है। रिएक्टेंट्स मीन सबस्ट्रेट इन अ केमिकल रिएक्शन फॉर विच ई इज द एंजाइम, ठीक है। एंजाइम ई यहां पे इन्वॉल्व हो रहा है और प्रोडक्ट क्या बन रही है? जी। चलो जी, एक्स वाई जी, और बीच में ई भी इन्वॉल्व हो गया। हाँ जी, तो फर्स्ट 3 स्टेजेस इन द रिएक्शन आर शोन। देखो एक्स ई, ई एंजाइम है और एक्स एक सबस्ट्रेट था, ये दोनों कंबाइन हुए तो ये बन गया एंजाइम ई कॉम्प्लेक्स, सॉरी एंजाइम एक्स कॉम्प्लेक्स। फिर उसके बाद ये एंजाइम एक्स कॉम्प्लेक्स इतना ताकतवर हो गया कि इसने अब वाई को अपने साथ अटैच करने की जरूरत की और ये बन गया एंजाइम एक्स वाई, एंजाइम एक्स वाई कॉम्प्लेक्स। अब एंजाइम एक्स वाई कॉम्प्लेक्स आगे कन्वर्ट हो गया एंजाइम जी कॉम्प्लेक्स में। अब आगे क्या होगा? ये कहते हैं 3 स्टेजेस हमने देखे, तो आगे क्या होगा? तो अब ये क्या होना चाहिए कि एंजाइम जी कॉम्प्लेक्स को टूटना चाहिए और जी, तो ये डी होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट और एंजाइम सेपरेट हो जाएंगे। असल में ये जो ZE है ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। एंड दिस वन एंजाइम XY कॉम्प्लेक्स, ये क्या एंजाइम सबस्ट्रेट या एंजाइम प्रोडक्ट? एंजाइम सबस्ट्रेट। और ये XE क्या है? ये भी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। एंजाइम की एक्टिव साइड पर एक से ज्यादा किस्म के सबस्ट्रेट यूं इकट्ठे होकर अटैच कर सकते हैं और इस तरह से एक्टिविटी परफॉर्म हो सकती है। तो ये राइट आंसर यहां पे बन रहा है जी। द डायग्राम रिप्रेजेंट्स द स्टेजेस इन द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च टू माल्टोज बाय द एंजाइम अमाइलेज। अमाइलेज एंजाइम के जरिए स्टार्च का ब्रेकडाउन हो रहा है। तो अब देखो ये अमाइलेज, ये जो P है इसकी एक्टिव साइड दिखाइए, तो P मस्ट बी द अमाइलेज, अमाइलेज। Q जो कि यहां पे एक्टिव साइड पे बाइंड कर रहा है, इट मस्ट बी द स्टार्च, ये क्या होना चाहिए? स्टार्च। और RS क्या होंगे? RS ये देखो ये माल्टोज होना चाहिए, R ये माल्टोज होना चाहिए या S माल्टोज होना चाहिए, ठीक है। तो बहरहाल दोनों में कोई एक माल्टोज होगा, माल्टोज। अच्छा अब देखो P तो कंफर्म है कि अमाइलेज होगा, तो देखो ये अमाइलेज इधर P दिया हुआ है और किसी में P है ही नहीं। चलो जी, हम बाकियों को इजीली रिजेक्ट कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं। आप अगर किसी एक को पिन पॉइंट कर लेना कि भाई P ये क्या चीज होगी, ये अमाइलेज होगा, तो अमाइलेज में ये P सिर्फ A ऑप्शन के अंदर गिवन है और किसी में है ही नहीं, तो इस वजह से बाकी ऑप्शन इजीली रिजेक्ट किए जा सकते हैं। और मैंने कहा था ये जो माल्टोज है ये होगा S बिल्कुल, और स्टार्च मस्ट बी Q, तो ये A बिल्कुल रेलेवेंट है, बाकी कोई ऑप्शन आप देख लीजिए रेलेवेंट नहीं है इसके साथ। तो इस तरह से ये A इज द राइट आंसर। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में ये जो लॉक इन की मॉडल है ये क्या एक्सप्लेन करता है? देखो अकॉर्डिंग टू लॉक इन की मॉडल जो कि एमएल फिशर ने ये 1894 में ये मॉडल प्रपोज किया था, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम हैज डेफिनेट शेप एंड रिजिड स्ट्रक्चर। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस मॉडल का, वो कहता है कि एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम हैज डेफिनेट शेप एंड रिजिड स्ट्रक्चर। और यही वजह है कि शेप ऑफ एक्टिव साइट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट। बहुत ज्यादा यूं इस तरह से क्लोज एफिनिटी होगी सबस्ट्रेट और एंजाइम की एक्टिव साइट के दरमियान कि एक्टिव साइट एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री होगी टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट। ओके, ये आपको लॉक इन की मॉडल के आपको ये कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं। जैसे आप इस डायग्राम में मुलाहिजा कर रहे हैं कि एक्टिव साइट की ये जो शक्ल आपको नजर आ रही है ये सबस्ट्रेट की शक्ल के साथ बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है, एंड दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कैन बी अटैच ऑन द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। एक्टिव साइट किसकी? रिजिड है, मतलब ये कौन रिजिड स्ट्रक्चर रखता है? सबस्ट्रेट का जिक्र हो रहा है या एंजाइम का जिक्र हो रहा है? रिजिड स्ट्रक्चर किसका है? रिजिड स्ट्रक्चर इस मॉडल के मुताबिक किसका बताया गया? एंजाइम का, ठीक है। तो रिजिड स्ट्रक्चर यहां पर एंजाइम का है, सही। तो रिजिड स्ट्रक्चर एंजाइम का है, तो इसका मतलब है कि एंजाइम मस्ट बी की। मैं आपको वजाहत करता हूं, भी ठहरो।
एक मिनट खामोश रहना है, ठीक है। एंजाइम जो है वो की के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। इसको ना हमने लॉक की के साथ इसकी एनालॉजी बनाई है। देखो इसको की के साथ हम रिजेंबल कर रहे हैं। जैसे आप देखो एक की होता है ना, की, तो की का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल रिजिड होगा। की इस तरह आप देखिए, ये इस तरह का, ये इसका जो नॉच्ड पार्ट स्पेसिफिकली, ये जो नॉच पार्ट होता है विच इज ऑपरेटेड इनटू द लॉक, दिस इज रिजिड स्ट्रक्चर, दिस पार्ट इज हाईली रिजिड। अच्छा, उसके बाद आप देखो जब आप इसको लॉक के अंदर ऑपरेट करते हैं तो लॉक जो कि ओपन था तो की के जरिए क्लोज हो जाएगा, और अगर लॉक क्लोज था तो की के जरिए ओपन हो जाएगा, यानी लॉक के अंदर चेंजिंग आ रही है ना। सिमिलरली सबस्ट्रेट जो कि एक्टिव साइट पे जब फिट होता है तो ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। जैसे लॉक में चेंजिंग आई कि वो बंद था तो खुल गया, या खुला था बंद हो गया, तो सिमिलरली सबस्ट्रेट के अंदर चेंजिंग आ रही है। तो सबस्ट्रेट जो है, सबस्ट्रेट मस्ट बी द लॉक, इट एक्ट एज अ लॉक। इस वजह से इसका नाम लॉक इन की मॉडल पड़ गया, ठीक है। इसको लॉक इन की के साथ इस तरह से रिलेट कर रहे हैं। तो जिस तरह से एक स्पेसिफिक की एक स्पेसिफिक लॉक को ओपन करती है, बिल्कुल इसी तरह से ये मॉडल ये बताता है कि एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट में चेंज कर सकता है, उसके अलावा किसी और को नहीं कर सकता। अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कैन ओनली बाइंड्स विद एक्टिव साइट, क्योंकि एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत रिजिड है, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती है, ठीक है। द एक्टिव साइट रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग और आफ्टर द रिएक्शन, जैसी शक्ल पहले थी ड्यूरिंग द रिएक्शन भी वैसी रहेगी और आखिर में भी वैसी रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे एंजाइम्स को कहा जाता है नॉन रेगुलेटरी एंजाइम, जो इस तरह से बिहेव करें, जिनकी एक्टिव साइट यूं हाईली रिजिड हो और कॉम्प्लीमेंट्री, एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री हो विद द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट, और सिवाय एक सबस्ट्रेट के कोई और वहां पे अटैच ना कर सके, इनको कहते हैं नॉन रेगुलेटरी एंजाइम। और ऐसे एंजाइम की जो स्पेसिफिसिटी होती है वो होती है दरअसल एब्सोल्यूट स्पेसिटी, यानी वो सिवाय एक रिएक्शन के किसी और रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मसलन अभी जैसे सुक्रेज की बात हो रही थी ना, 2-3 हमने क्वेश्चंस उसके सॉल्व किए कि सुक्रेज इज हाईली स्पेसिफिक एंजाइम, सिवाय सुक्रोज के वो किसी की तरफ मुंह उठा के नहीं देखता, इतना स्पेसिफिक है। तो ये जो स्पेसिटी है ये एब्सोल्यूट स्पेसिटी है, एंड दिस एब्सोल्यूट स्पेसिटी इज ड्यू टू लॉक इन की मॉडल। तो ये जो सुक्रेज एंजाइम है इट एक्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉक इन की मॉडल, ओके। तो इस तरह से ये लॉक इन की मॉडल एक्सप्लेन करता है मोड ऑफ एक्शन को। अब यहां पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है जी, मिसबा क्या कहती हैं आप? सर नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स की थोड़ी टर्म एक्सप्लेन करें। शाबाश, बिल्कुल। देखो नॉन रेगुलेटरी एंजाइम का मतलब है कि इन एंजाइम्स को बॉडी के अंदर यूं रेगुलेट नहीं किया जा सकता। अभी हम बॉडी के अंदर एक किस्म का एक सेल्फ रेगुलेशन दिखाएंगे, उसको कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। उसके अंदर बॉडी के अपने ही जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपने सिस्टम्स को खुद रेगुलेट कर रही होती हैं। तो ये ऐसे जो एंजाइम्स होते हैं ये उस तरह के मैकेनिज्म्स में रेगुलेट नहीं हो पा रहे होते हैं, इनको इस वजह से नॉन रेगुलेटरी कहा जाता है। जबकि अभी दूसरा जो मॉडल बताएंगे उसके तहत जो काम करने वाले एंजाइम है वो रेगुलेटरी एंजाइम है, ठीक है। वो अभी आगे चलकर आपको ये जो टर्म है उसकी और ज़्यादा क्लियरेंस हो जाएगी। हाँ जी बेटा, यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी यहाँ पर पाई जाती है। वो क्या है? वो ये कि कुछ लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि ये जब मॉडल प्रपोज किया है, खुद एमिल फिशर, उसके माइंड में भी उस वक्त ये जो आइडिया था, जो एनालॉजी थी लॉक इन की के साथ, वो ये थी, उसने ये अज्यूम किया कि ये जो लॉक होता है ना, लॉक, ये लॉक जैसे कि यहाँ पे दिखाते हैं आपको, तो उसने ये अज्यूम किया कि ये जो लॉक है तो इस लॉक के अंदर ये की अंदर दाखिल होती है, यानी लॉक उसने अज्यूम किया कि ये एंजाइम है। लॉक को उसने क्या अज्यूम किया? एंजाइम। और उसने कहा कि ये जो सबस्ट्रेट है ये जो कि एक्टिव साइट के ऊपर जाकर अटैच करते हैं, यानी लॉक के अंदर आता है, तो फिर ये जो सबस्ट्रेट है ये की होना चाहिए, ठीक है। उसने इस तरह से इसको अज्यूम किया और इस बुनियाद पर उसने ये नाम रख दिया। लेकिन बाद में बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर एतराज़ किया और बहुत सारी बुक्स में ये आइडिया इस तरह से प्रपोज किया जाता है, इस तरह प्रपोज किया जाता है कि एक्चुअली की जो है वो एंजाइम है, एंजाइम का स्ट्रक्चर रिजिड है, ठीक है। रिजिड स्ट्रक्चर किसका है? एंजाइम का। सो एंजाइम मस्ट बी द की।
इस मॉडल के मुताबिक असल में तो एक्टिव साइड की रिजिडनेस को बताया गया है ना, जिसकी वजह से कोई एक ही सबस्ट्रेट अटैच करता है। तो उसने कहा है कि बाद के लोगों ने ये कहा है कि एंजाइम मस्ट बी द की, ये रिजिड स्ट्रक्चर रखता है, और जबकि सबस्ट्रेट मस्ट बी द लॉक, सबस्ट्रेट जो है वो लॉक होना चाहिए। तो इस तरह से ये लॉक इन की मॉडल को प्रपोज किया गया। तो ये हमारी फेडरल वाली बुक के अंदर भी ये वाला जो बाद वाला आइडिया ये प्रपोज किया गया है, केपीके वाली बुक में भी यही है, बलूचिस्तान वाली बुक ने ये वाला आइडिया दिया हुआ है, पंजाब वाली ने भी ये दिया हुआ है। अब ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर जो लोग हैं वो इसको फॉलो करते हैं, इसको आइडियलाइज करते हैं कि ये आइडिया जो है लॉक इन की मॉडल का ये ज़्यादा दुरुस्त है, क्योंकि जो उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं लॉक इन की मॉडल की वो इसके ऊपर ज़्यादा फिट बैठती हैं, ठीक है। तो हम इसको फॉलो कर रहे हैं। हाँ जी, तो इसको फॉलो करते हुए अब आप ज़रा इन सवालों के जवाब दें कि द स्टार्च इज डाइजेस्टेड टू माल्टोस बाय द एंजाइम अमाइलेज, अमाइलेज के जरिए स्टार्च डाइजेस्ट होता है। अकॉर्डिंग टू लॉक इन की हाइपोथेसिस विच इज द की एंड विच इज द लॉक, कौन की और कौन लॉक है। तो देखो अभी हमने कहा एंजाइम को होना चाहिए की, तो एंजाइम है अमाइलेज, तो इसमें ए और बी करेक्ट हो सकता है, स्टार्च ये दोनों नहीं हो सकते बिकॉज स्टार्च इज द सबस्ट्रेट, इस वजह से इन दोनों को रिजेक्ट करें। तो यहां पर देखो जो लॉक होगा वो हाँ जी बी इज द राइट आंसर, तो ये यहां पर बिल्कुल। फिर देखिए अकॉर्डिंग टू द लॉक इन की हाइपोथेसिस विच इज लॉक एंड विच इज द की फॉर द एंजाइम लाइपेज, लाइपेज के लिए तो लाइपेज डाइजेस्ट कर, लाइपेज एंजाइम है, ये की होना चाहिए, बी और सी शुड बी करेक्ट, ये दोनों रिजेक्ट कर देंगे हम। और फिर यहां पर इसकी जो प्रोडक्ट बनेगी लाइपेज, सॉरी प्रोडक्ट नहीं सबस्ट्रेट, तो लिपिड इज द सबस्ट्रेट, तो इस वजह से बी इज द राइट आंसर यहां पे भी। और फिर इसी तरह से प्रोटीएज ब्रेक्स डाउन प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड्स अकॉर्डिंग टू लॉक इन की हाइपोथेसिस। तो अब इसमें जो प्रोटीएज होगा वो होना चाहिए की, प्रोटीएज इस तरफ आना चाहिए, इधर ए में प्रोटीएज है और डी में, तो बी और सी को हम रिजेक्ट कर सकते हैं। तो अब देखो यहां पर इसकी जो प्रोटीन, प्रोटीन इज द सबस्ट्रेट, तो प्रोटीन इज गिवन इन द डी, सो देयरफॉर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो अगेन इसी तरह का ये सवाल है, एंजाइम एक्शन कैन बी एक्सप्लेन बाय द लॉक इन की हाइपोथेसिस, वेयर इज द एक्टिव साइट एंड विच एक्ट्स एज अ लॉक और की। तो देखो एक्टिव साइट हमेशा एंजाइम पर होगी, सबस्ट्रेट पर नहीं होगी, इन दोनों को निकाल दें तो ये ए और बी रह गए। तो अब ये लॉक या की, सबस्ट्रेट एक्ट एज अ की बी होगा, या सबस्ट्रेट एक्ट एज अ लॉक, तो बी इज द राइट वन, बी होगा सर। गुड। अच्छा, which statement about enzyme is essential to the lock-in key hypothesis? Lock-in key hypothesis के लिए कौन सी statement essential है? Enzyme molecules are catalyst, क्या इससे हम lock-in key को support कर रहे हैं? ये enzyme molecules can be damaged by high pH. ये सर हाँ जी, तो enzyme molecule can be damaged by high temperature. No, enzyme molecule each have a distinct shape. तो अगेन देखो ये डिस्टिंक्ट शेप वाली बात ये की के लिए होती है, तो इस तरह से ये इसको सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, अब दूसरा जो मॉडल है इंड्यूस्ड फिट मॉडल, दरअसल ये जो लॉक इन की मॉडल है आपके ख्याल में ये दुरुस्त है या गलत है, आप क्या समझते हैं? सर सही है, सही है। हाँ जी सर करेक्ट है, बिल्कुल। देखो ये जो मॉडल था ना लॉक इन की मॉडल, इट वाज प्रपोज्ड इन 1894, एक ओल्ड मॉडल है। बाद में लोगों ने ये देखा कि हर एंजाइम इस तरह से बिहेव नहीं करता जो एमएल फिशर साहब ने बयान किया है, कुछ एंजाइम उससे मुख्तलिफ बिहेव करते हैं। तो इस वजह से एक और मॉडल पेश करने की जरूरत महसूस हुई, और फिर ये इंड्यूस्ड फिट मॉडल 1959 के अंदर ये कोस्टलैंड ने ये मॉडल प्रपोज किया कि सारे एंजाइम लॉक इन की को फॉलो नहीं करते, कुछ ये इसके मॉडल को भी फॉलो करते हैं। तो अब इसके मॉडल की प्रॉपर्टीज बिल्कुल उससे मुख्तलिफ हैं। वो कहता है एक्टिव साइड रिजिड है, ये कहता है एक्टिव साइड फ्लेक्सिबल है, और इसी वजह से जो एक्टिव साइड की शक्ल आपको रिएक्शन से पहले नजर आ रही है, ड्यूरिंग द रिएक्शन वो शक्ल नहीं रहेगी, इसमें चेंज आ जाएगा, जबकि उसने कहा था कि कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। इट इज मॉडिफाइड एज द सबस्ट्रेट इंटरेक्ट्स विद एंजाइम, मोर देन वन काइंड ऑफ रिलेटेड सबस्ट्रेट्स कैन बी अटैच ऑन द एक्टिव साइड, यानी यहां पर जो एंजाइम काम करेगा इस मॉडल के मुताबिक, उसके एक्टिव साइड में ये गुंजाइश है कि रिलेटेड सबस्ट्रेट्स कैन बी अटैच ऑन द एक्टिव साइड।
आपको अभी वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज याद आ रहा होगा, वो बिल्कुल ऐसा ही बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो एज द रिएक्शन इज कंप्लीटेड द एक्टिव साइट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप। तो ऐसे जो एंजाइम्स होते हैं उनको कहते हैं रेगुलेटरी एंजाइम या उनको एलोस्टेरिक एंजाइम्स कहा जाता है, क्योंकि ऐसे एंजाइम्स हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक पाथवेज में अमूमन पहले एंजाइम होते हैं। यानी किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे का जो पहला एंजाइम है वो इस तरह का एंजाइम होगा, और उस एंजाइम को उस पाथवे की आखिरी जो प्रोडक्ट होगी वो इन्फ्लुएंस करती है उस एंजाइम को, और पाथवे को वो रेगुलेट करती है। तो दैट्स व्हाई दीज एंजाइम्स आर कॉल्ड रेगुलेटरी एंजाइम्स। सही, तो ये एलोस्टेरिक या रेगुलेटरी एंजाइम्स कहलाते हैं। आगे हम इसका ये फेनोमेनॉन पढ़ेंगे भी, एलोस्टेरिक इनहिबिशन, वहां पे ये और बात इसको वजाहत से बयान करेंगे। बहरहाल यहाँ पर जो एग्जाम्पल हम कोड कर सकते हैं वो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज की एग्जाम्पल है, जो कि यूँ मल्टीपल रिएक्शंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये इस मॉडल के मुताबिक काम कर रहा है। सही, अच्छा अब देखो हमने मोड ऑफ एक्शन एंजाइम का समझ लिया। अब जरा बताओ कि हाउ डज एन एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, कैसे करता है? बाय ब्रिंगिंग द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स इनटू अ प्रिसाइज ओरिएंटेशन, या बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रैंडम कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, या बाय शिफ्टिंग द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, या बाय सप्लाइंग द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन। सर ए होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये एक्टिव साइट की शक्ल में सबस्ट्रेट्स को अटैच करवाता है। बी नहीं भाई, बी जो होता है ना ये असल में काम है एक्टिवेशन एनर्जी का। तो लिहाजा यहाँ पर राइट आंसर एक्टिवेशन एनर्जी का। हाँ जी, ये बी एक्टिवेशन एनर्जी का काम है, और ए इज द राइट आंसर हियर। अच्छा, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल एंजाइम्स? दे आर डीनेचर एट टेम्परेचर अबव 60 डिग्री। सारे एंजाइम तो ऐसा नहीं होते। आपने टैग पॉलीमरेज एक एंजाइम पढ़ा होगा बायोटेक्नोलॉजी में, वो तो कोई 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक टॉलरेट कर सकता है। दे रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन। क्या ये बिहेवियर सारे एंजाइम का होगा कि वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यहां पर ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन से मतलब है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो क्या एंजाइम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की नीड को रिड्यूस करते हैं? डेफिनेटली जी सर। C, the catalyze the breakdown of large molecules into smaller। ये सारे एंजाइम ये काम नहीं करते, कोई इससे मुख्तलिफ भी करते हैं। सारे They have active site which can bind only one kind of substrate। ये लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक तो दुरुस्त है, लेकिन इंड्यूस्ड मॉडल के मुताबिक नहीं जी। तो इस तरह से राइट आंसर ये बी बनेगा यहाँ पे। That's all about today's lecture. Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.